नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों आज अपन डिस्कस कर रहे हैं 2021 में आए हुए क्वेश्चन पेपर की, जहां टोटल 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं, 120 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के हैं। 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं दोस्तों और 120 सब्जेक्ट के हैं। उनमें से अपन आज 120 में से 20 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। ये कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन एटम डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन रहित होना चाहिए। दूसरा है हीलियम आइसोटोप, एक हीलियम का आइसोटोप हो सकता है। ठीक है। दूसरा है डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम और एक सिंगली हीलियम आयन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। इसमें हीलियम एक डबली आयन होता है जो कि एक अल्फा पार्टिकल होता है। क्या होता है दोस्तों? हीलियम +2 एक अल्फा पार्टिकल होता है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है नाइट्रोजन का ऑक्साइड। दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड कुछ इस तरह से होते हैं। एक NO होता है, N2O होता है, N2O3 होता है, N2O4 होता है और N2O5। ये कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। इनमें से ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों के दोनों ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड। अब अगर मैं इनके एटॉमिक मास को चेक करता हूँ तो 14 नाइट्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, 30 हो गया। यहाँ चेक करें तो 20 यानी 14 + 14 28 हो गया। नाइट्रोजन 2 है इसलिए, और एक 16 का, तो अप्रोक्स 44 इसका, सॉरी एक्यूरेट 44 इसका एटॉमिक मास अपने पास कैलकुलेट हो गया दोस्तों। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 44 एटॉमिक मास किसका होगा? N2O का होगा, जो कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। इसी को आप लाफिंग गैस भी कहते हैं दोस्तों। कौन सी गैस कहते हैं? लाफिंग गैस। याद रखना दोस्तों, जब जिंक की डाइल्यूट HO3 के साथ रिएक्ट करवाई जाती है, किसको? डाइल्यूट HO3 को, तब ये N2O लाफिंग गैस का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आपको मैं नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस कराऊंगा तब ये मैं इसको ऐड करते चलूंगा। अब देखिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है ये चेक करना है। तो दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो नाइट्रोजन होगी दोस्तों, तो 14 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया। और एक ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन एटम का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। तो अगर मैं ऐड करूँ दोस्तों तो टोटल 22 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना सेकंड, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों, ये 22 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो ये पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो आपको कुछ एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। 6 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे दोस्तों यहाँ से 1s2 2s2 2p2। या p में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अगर मैं 7 की बात करूं तो 1s2 2s2 2p3। यहाँ इस p के अंदर, सॉरी पी के अंदर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ऐसे 8 की बात करूं दोस्तों 1s2 2s2 2p4। तो 4 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन देखेंगे? तो देखो एक तो पेयर हो गया दोस्तों और दो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 9 इलेक्ट्रॉनिक एटम नंबर की बात करूं तो 1s2 2s2 2p5। जहां आपको दोस्तों ये दो तो पेड मिल रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन अकेला अनपेड मिल रहा है, और अपने को यही दिखाना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन मिनिमम किसमें है। तो इस 9 एटम नंबर में, 9 एटम नंबर में सबसे कम इलेक्ट्रॉन परसेंट है दोस्तों। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आइसोटोन के बारे में पूछा हुआ है। आइसोटोन, अब आइसोटोन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। क्या कह रहा हूं दोस्तों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, लेकिन प्रोटॉन्स क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो। प्रोटॉन क्या हो? डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो। तो अपने को ये चेक करना है कि जो एटम दे रखे अपने पास ए, बी और सी, जिनका एटॉमिक मास दे रखा है 30, 31, 32, और इसमें से बी का आपको एटॉमिक नंबर भी दे रखा है दोस्तों। और दोस्तों यहां से आप इजीली सभी के प्रोटॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? वो मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं बी वाले की, बी वाले की पोर्शन की बात करता हूं। इसमें एटॉमिक मास दे रखा है दोस्तों, इन्होंने कितना दे रखा है? 31, और प्रोटॉन दे रखे हैं इन्होंने 15। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये कहूं कि यहाँ कितने न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन दोनों तीनों में सेम है। आइसोटोन से तो न्यूट्रॉन सेम होंगे दोस्तों। तो यहाँ अगर मैं निकाल लूं न्यूट्रॉन्स, तो 31 में से 15 कम कर लेता हूं दोस्तों, तो 16 न्यूट्रॉन्स आ गए। तो मैं ये जनरली ये कह सकता हूं कि इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16, 16 और 16 है दोस्तों। क्लियर हुआ? न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन सभी में 16 16 है। अब आप यहां से प्रोटॉन निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है न्यूट्रॉन्स का? एटॉमिक मास माइनस न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन सॉरी, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। तो दोस्तों यहां से मैं इस प्रोटॉन को इधर ले लूं और इस न्यूट्रॉन को इधर ले जाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस न्यूट्रॉन। अब देखो क्वेश्चन इस ए वाले के देखो, इस ए वाले के यहाँ एटॉमिक मास दे रखा है 30 और न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं 16। सॉल्व कर लो दोस्तों, कितना आ रहा है 14। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ जो प्रोटॉन होंगे दोस्तों वो कितने हो जाएंगे 14। सिमिलरली यहाँ देख लो दोस्तों, एटॉमिक मास दे रखा है 32 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे रखे हैं 16। तो बचा कितना, कितना बच गया 16 ही बच गया। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि ए और सी के जो प्रोटॉनों की संख्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे दोस्तों वो कितने होंगे 14 एंड 16 सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी अपना 14 प्लस 16 आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो इनट पेयर इफेक्ट। इनट पेयर इफेक्ट दोस्तों सबसे पहली बात, इनट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। सीधा क्वेश्चन था, सीधा सीधा आंसर था इसमें सेकंड ऑप्शन। इनट पेयर इफेक्ट की बात करें तो जो लोअर एटॉमिक स्टेट सॉरी ऑक्सीजन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है इनट पेयर इफेक्ट की वजह से। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल होते दोस्तों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से। ये इनट पेयर इफेक्ट वजह से। कैसे, अगर मैं पीबी की बात करता हूँ तो पीबी प्लस टू भी होता है और पीबी प्लस फोर दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है तो अपन जानते हैं पीबी प्लस टू ज्यादा स्टेबल होगी। रीजन होगा दोस्तों इनट पेयर इफेक्ट। क्या है रीजन, इनट पेयर इफेक्ट है दोस्तों। अब इनट पेयर इफेक्ट क्या है, इनट का मतलब नॉन रिएक्टिव और पेयर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अगर मैं पीबी की बात करूं तो कार्बन फैमिली का एलिमेंट है और इसके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों NH2 NP2, यही होता है। अगर मैं एस की बात करूं तो इसमें दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पी में की बात करूं तो पी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। तो दोस्तों ये दो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाते हैं, पीबी प्लस टू बना लेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इनर्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि पेयर की फॉर्म में है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान नहीं है। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो पेयर है वो क्या है इनर्ट है और इसी से नाम पड़ गया इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, ऐसे Sn प्लस टू इज मोर स्टेबल Sn प्लस फोर से। स्टेनिक और स्टेनस, तो स्टेनस ज्यादा स्टेबल है कंपेयर देन स्टेनिक। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड इज 35 का ऑप्शन करेक्ट होगा। ए मेटल दैट फॉर्म ए एसिडिक ऑक्साइड। दोस्तों एसिडिक ऑक्साइड कौन से मेटल बनाती है तो इसका सिंपल सा आंसर है Cr, क्योंकि Cr2O5 यहाँ Cr प्लस 5 ऑक्सीजन स्टेट में होता है सर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही विटामिन की बात करें तो विटामिन B12 कोबालोमिन जिसको साइनोकोबालोमिन कहते हैं और कोबाल्ट मेटल इसके अंदर प्रेजेंट होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसमें कोबाल्ट प्लस टू। ऐसे ही आयरन हीमोग्लोबिन में होती है, अपने ब्लड के अंदर पाई जाती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकल की बात कर रहा है NiCO4। इसका हाइब्रेशन क्या होगा ये क्वेश्चन दे रखा है। अगर मैं हाइब्रेशन निकाल लूंगा तो सेब का पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D8 4s2 है दोस्तों, सिंपल सा है। तो अब निकल के अंदर ये तो रहे अपने पास p ऑर्बिटल, ये रहा सॉरी d ऑर्बिटल 3d, ये 4s और ये 4p खाली पड़ा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ठीक है, अच्छा निकल के पास में जो लिगेंड जुड़े हुए हैं ये कार्बन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। दोस्तों इसकी भी एक बहुत ही शानदार और सीधी ट्रिक है और बिल्कुल सीधी सीधी ट्रिक है, इसका वीडियो भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। जितने भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है 11th और 12th की सॉरी 12th के अंदर है, उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जितना भी हाइब्रिडेशन का तरीका है वो सारे सारे मैं आपको ट्रिक ही समझाऊंगा दोस्तों, बहुत जल्द इसका बता दूंगा। और पुराने वीडियो देखना चाहें तो आप 12th क्लास के पुराने वीडियोस हैं, वहां जाकर के आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पी में पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं अपन, ये 5 6 7 8 और ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या होगा, ये एक्साइड स्टेट में आएगा और यहाँ ये पेयर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, सारे सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे पेयर हो गए हैं, ये लो। अब अपने पास एस खाली पड़ गया और ये पी खाली हो गया, तो यहाँ पर एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, ये लो दोस्तों, ये हाइब्रिडेशन में काम आ जाएंगे, ये कार्बोनिल। तो एक एस और 3 पी ऑर्बिटल काम में आ रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। sp3 की शेप क्या होती है दोस्तों अपन जानते हैं टेट्राहेड्रल होती है। तो यहाँ चेक कर लीजिए टेट्राहेड्रल किसकी शेप है, ये रहेगी, ये दे रखा ऑप्शन। तो 38 का ऑप्शन हो गया फर्स्ट। क्लियर दोस्तों, अब ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों ये 39 का देखो दोस्तों। 39 का जो क्वेश्चन है उससे पूछ रहा है विच वन इज पैरामैग्नेटिक।
कार्बोनिल कंपाउंड दे रखे हैं, सारे मेटल कार्बोनिल है, और इनमें से पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा। तो जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज क्या होगी, पैरामैग्नेटिक। अब अगर सारे के सारे पेयर डायमैग्नेटिक है या इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उस कंडीशन में ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या कह रहा हूं, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, डायमैग्नेटिक हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है इसका। तो ठीक है, ये मैं आगे समझाता चलूंगा दोस्तों। अभी मैं ऑप्शन बता रहा हूं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, वो अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो Na के पास में निकल वाले कंडीशन में देखें तो सारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, यानी ये तो डायमैग्नेटिक होगा, इसको हटा दो दोस्तों। आगे चलते हैं दूसरे वाले के पास में, Cr वाले के पास में। तो ये 3d5 4s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है दोस्तों। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन को पहले फिल कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ये एस के अंदर हो गए एक इलेक्ट्रॉन, पी यहाँ खाली पड़ा दोस्तों। ठीक है, ये 3d, ये 4s और ये 4p। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मेरे को पेयर करवाने होंगे। तो यहाँ ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अभी पेयर करवा देते हैं अपन। तो ये कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 2 4 2 6, एक तो ये डी ऑर्बिटल खाली पड़ गया, एक ये डी ऑर्बिटल खाली पड़ गया, और ये खाली है एस और खाली पड़ा है पी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास 6 कार्बन लिगेंड है, तो 6 के 6 यहाँ अटैच हो जाएंगे कार्बन लिगेंड, और ये हाइब्रेशन शो करेगा D2sp3, जिसकी शेप हो जाएगी दोस्तों ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ सारे सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा दोस्तों। अब आ जाते हैं FeCO का होल 5 आयरन, कॉन्फ़िगरेशन हो गया दोस्तों 3d6 4s2, वही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाली कंडीशन है, ये 3d, ये 4s और ये 4p। ठीक है दोस्तों, अब ये 3d है तो 3d के इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6, और ये s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3d वाले हो गया, और ये 4s का हो गया, और ये 4p का खाली पड़ा है दोस्तों। ठीक है, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, ये यहाँ पे पेयर करा दो, इसको यहाँ पेयर करा दो, और दोस्तों ये भी यहाँ डाल। ठीक है, तो ये अपने पास 6 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सबको सब पेयर करा दो दोस्तों, 2 2 4 2 6 2 8। तो एक तो ऑर्बिटल ये रहा, ठीक है डी, एक एस, और ये 3 पी। अपने पास लिगेंड कितना है दोस्तों, 5 लिगेंड CO। तो ये 5 ऑर्बिटल काम में आ गए, कौन से, एक तो डी ऑर्बिटल काम में आ रहा है दोस्तों, एक एस ऑर्बिटल काम में आ रहा है, और 3 पी ऑर्बिटल, यानी DsP3 हाइब्रिडेशन इसका हो गया। तो ट्राइगोनल बाइपायरामिडल शेप होगी दोस्तों, इसको ट्राइगोनल बाइपायरामिडल शेप हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे भी जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे सारे कहते दोस्तों पेड़ थे, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब अपने पास बच रहा है ये वाला ऑप्शन। तो जाहिर सी बात करेक्ट तो यही होगा, लेकिन कैसे करेक्ट होगा ये अपन यहाँ अभी जस्ट डिस्कस कर लेते दोस्तों। एक बार इसको मैं हल्का सा रफ कर देता हूँ मैं, ये लीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको इसको समझा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब इसका कैसे सोल्व करना है, तो देखो वेनेडियम, तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लो, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम होता है तो 3d3 4s2। ठीक है, डी में अपने पास केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं दोस्तों, ये लो, और ये 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p खाली पड़ा है दोस्तों। ठीक है, अच्छा लिगेंड 5 है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि या तो DsP3 हो, ये यार हाइब्रिडेशन हो सकता है DsP3 वाला। तो चेक कर लेंगे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, ये चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इनको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दो, ये यहाँ चला जाए, ये भी यहाँ चला जाए। ठीक है, तो पेयर करवा दिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन मैंने पेयर करवा दी दोस्तों, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, अब अपने पास ये P और ये S खाली पड़ा है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें ही दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम है ना, तो सही है ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ से ये लिगेंड एक, ये खाली काम में आ जाएगा, ये काम में आ जाएंगे, और ये 3 और काम आ जाएगा। तो यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास अनपेड रहता है दोस्तों। तो इसी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये प्रॉपर्टी शो करता है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये सारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाता है दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड विल बी प्रेजेंट इन। तो इसका दोस्तों सीधा सीधा आंसर होता है क्रोमियम। क्रोमियम का स्टोरिंग मेटालिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कॉन्सेंट्रेशन
कॉन्सेंट्रेट बाय द फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड विच ओर इज कॉन्सेंट्रेट। देखो कॉन्सेंट्रेट के अलग अलग मेथड है दोस्तों। यहाँ पर अपन देखो एक तो सीधे सीधा है मैग्नेटिक सेपरेशन से कर सकते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन से करवा सकते हैं, और एक केमिकल प्रोसेस भी होती है दोस्तों। इसमें मैग्नेटिक में आयरन वाले मेटल्स या जो ओर है उनको कंसंट्रेट करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर दोस्तों, फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर सल्फाइड ओर को, किसको, सल्फाइड ओर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ जो अपना आंसर होगा वो है सल्फाइड ओर। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी 12th क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों। 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा सीधा आया हुआ है। ठीक है, आगे चले। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट विल बी। सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है दोस्तों वो कैसा होता है, तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है दोस्तों, Na2SO4। ठीक है, आगे चले। इन थायराइड डिसऑर्डर द आइसोटोप विल बी द आइसोटोप दैट इज यूज्ड इज। तो थायराइड के लिए दोस्तों अपन जानते हैं जनरली गोइटरी डिजीज होती है, इसके लिए अपन आयोडीन का यूज करते हैं ट्रीटमेंट फॉर थायराइड डिसऑर्डर। ठीक है, तो कौन सा, आयोडीन 131। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये सेट में भी आया क्वेश्चन है दोस्तों। पुराने जो पेपर देखोगे आप 2000 पहले वाले, उनमें सेट में आया क्वेश्चन पेपर भी है, क्वेश्चन भी है। आगे चले दोस्तों 44। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच बॉन्ड इज लीस्ट स्ट्रेंथ, यानी जो कम स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड है वो कौन सा होता है। देखो आयनिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके बाद मेटालिक, फिर इसके बाद कोवलेंट, और सबसे कम कौन सा होता है, एच बॉन्ड। तो आंसर फर्स्ट चला गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 45 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनाइन इज वीकेस्ट बेस। अब इनके सबको या सारे के सारे कॉन्जुगेट दे रखे दोस्तों। इथेनॉल दे रखा है CH3 CH2OH, दूसरा दे रखा है HF, फिर दे रखा है HNO3। ये मैं बना लेता हूँ दोस्तों, इसको मैंने बना लिया है, आप भी बना सकते हैं। जब यहाँ से H निकालें तो ये हो जाएगा CH3 CH2O माइनस, यहाँ से H निकाल लो F माइनस, यहाँ से H निकाल लो NO3 माइनस, और यहाँ से H निकाल लो एसीटेट माइनस। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड है ना उसके हिसाब से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, वीक बेस बनेगा। तो दोस्तों यहाँ जो HN3 है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो इसका बेस बनेगा दोस्तों वो क्या होगा, वीक बेस बनेगा। और जो सबसे कम एसिडिक है या इथेनॉल है, लीस्ट एसिडिक है दोस्तों, ये लीस्ट एसिडिक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनेगा। तो अपने को पूछ रहा है वीकेस्ट बेस कौन सा होगा, तो इस नाइट्रेट का जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड था, इस HN3 का, उस HN3 का वीक बेस बनेगा वो कौन सा होगा दोस्तों, NO3 माइनस आयन। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, स्टेबल एंड प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम विल बी। इसका दोस्तों आंसर ये है, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, 47 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अनलाइक टू इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी जिसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उस क्वेश्चन को इस ऑप्शन को अपने को चेक करना है। तो देखो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है, एक वेसल का इफेक्ट नहीं पड़ता, साइज ऑफ वेसल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ जो अनलाइक पूछा दोस्तों, अनलाइक जो ऑप्शन है, इफेक्ट है जिसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कौन सा होगा, साइज ऑफ द रिएक्शन वेसल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब आगे पूछा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स। एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, पाया जा सकता है। तो देखो सिंपल सा है, एक रेट ऑफ इक्वेशंस, देखो स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो अपन जानते हैं रेट इक्वेशंस, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कोई भी पावर हो, एक्सपोनेंट जो भी को पावर होगी वही तो अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक रेट इक्वेशन के बेसिस पर ही अपन फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 49 पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन टाइम स्केल शोज इज फास्टेस्ट। सबसे ज्यादा तेज फेम्टोसेकंड में होता है दोस्तों, किसमें, फेम्टोसेकंड में। क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाता है दोस्तों। दोस्तों देखो 120 क्वेश्चन है, 120 में से अगर अपन 110 भी कर लेते हैं दोस्तों तो अपना सिलेक्शन श्योर हो जाता है दोस्तों। बस नेगेटिव नहीं करना, अगर जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को अटेम्प्ट करना, जो नहीं आ रहा उसको नेगेटिव नहीं करना, उसको छोड़ देना है दोस्तों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 देखो, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डिस्क्राइब बाय दैट इक्वेशन।
ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को इंडिकेट कर रहा है, सो रेट लो को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, रेट लो को इंडिकेट कर रही है इक्वेशंस। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि अगर ए की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, बी कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, सी कंसंट्रेशन को चेंज हो रहा है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। लेकिन ये दे देखा डी की पावर -1, यानी ये उल्टा दे रखा है। जाहिर सी बात है ये -1 दे रखा है, तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगी। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। इन सभी की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन किसको छोड़ करके, डी को छोड़ करके। तो ऑप्शन नंबर 50 का डी यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज मैंने 31 से 50 तक के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए, 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए। ऐसे धीरे धीरे ये सारे पेपर आपको मैं सॉल्व कराता चलूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।